हेलो दोस्तों, डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने जीव विज्ञान की शाखाएं एवं जैव विकास चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं, जिसे आप लोगों द्वारा बहुत ढेर सारा प्यार मिला और आप लोगों का सहयोग भी मिला, जिसके लिए मैं और मेरी संस्था आप लोगों को धन्यवाद करती है। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वर्गीकरण यानी कि टैक्सोनॉमी। आइए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। अगर हम टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी की परिभाषा की बात करें तो यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, जिसे वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। यानी कि इस जगत में जितने भी जीव हैं, चाहे वो वनस्पतियां हों चाहे वो प्राणी हों, उनमें जिनमें समानता एक जैसी होंगी उन्हें एक समूह में रखा जाएगा, और जिनमें समानताएं भिन्न भिन्न होंगी उन्हें अलग समूह में रखा जाएगा। तो जीव जगत को अगर हम कहें जीव जगत का जो पद्धति है कितने भागों में बांटा गया है, तो एक है द्विजगत पद्धति, एक है पांच जगत पद्धति। तो द्विजगत पद्धति जो है कैरोलस लीनियस द्वारा दिया गया। इन्होंने जीव जगत को दो श्रेणियों में बांटा। पहला है प्लांटी यानी कि पादप जगत, और दूसरा है एनिमेलिया यानी कि प्राणी जगत। और इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। किसे? कैरोलस लीनियस को। ये क्वेश्चन पूछा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो आप लोग कौन सा टिक लगाएंगे? कैरोलस लीनियस। अगर हम बात करें पांच जगत पद्धति का, तो ये किसके द्वारा दिया गया? आर.एच. व्हिटकर द्वारा 1969 में आर.एच. व्हिटकर के द्वारा दिया गया। इन्होंने जीव जगत को पांच भागों में बांटा। कैरोलस लीनियस द्वारा दो भागों में बांटा गया था, लेकिन जो व्हिटकर के द्वारा बांटा गया वो पांच जगत में बांटा गया है। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंगाई, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमिलिया। तो हम यहाँ पे सिर्फ मोनेरा जगत के जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग प्रोटिस्टा के बारे में जानकारी लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं मोनेरा जगत। हम एक एक क्रम, इसी क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग नीचे आएंगे। तो हम बात करते हैं मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। यानी कि एक कोशिकीय का मतलब कि उनका जो पूरा शरीर होता है, पूरा का पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी कि जितने भी कार्य किए जाते हैं उसी एक कोशिका के द्वारा किया जाता है, चाहे वो उत्सर्जन हो, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो श्वसन हो, चाहे गमन हो, सब किससे किया जाता है? एक ही कोशिका से। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि ऐसी कोशिका जो मतलब अच्छी तरह से विकसित ना हुआ, जिसका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित ना हो, और जो उसके कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी कोशिका अंग है, वो सब उतने अच्छे से विकसित नहीं रहते। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोकैरियोटिक। यानी कि कोशिका को अगर केंद्रक के हिसाब से देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो मोनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, माइकोप्लाज्मा हो गया, साइनोबैक्टीरिया को ही नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो ये हो गया मोनेरा जगत के जो हमने एग्जाम्पल दिया है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, साइनोबैक्टीरिया। तो अब हम इनके जो एग्जाम्पल हैं उनके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। यानी कि हम अब बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करेंगे कि मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाला बैक्टीरिया क्या होता है और ये कैसे, इसकी संरचना कैसे होती है। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो यह एक सरल, अति सूक्ष्म एवं एक कोशिकीय आद्य जीव होता है। आद्य जीव मतलब बहुत ही प्राचीन जीव, यानी कि पृथ्वी
का जब निर्माण हुआ, पृथ्वी के निर्माण के क्रम में जब जीवों का निर्माण हुआ, तो उस टाइम से ये लोग इस पृथ्वी पर हैं। यानी कि आद्य जीव हैं, बहुत ही प्राचीन जीव हैं। और इनकी जो लंबाई होती है प्रायः जो है 2 से 4 माइक्रोन होती है। यानी कि बहुत ही अति सूक्ष्म होते हैं ये लोग, अति सूक्ष्म जीव होते हैं। इन्हें देखने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता लेना पड़ता है। यानी कि ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम बिना माइक्रोस्कोप यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बिना इनको हम देख नहीं सकते। ये मानव के लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। अगला पॉइंट है कि ये परपोषी और स्वपोषी दोनों होते हैं। परपोषी का मतलब ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और स्वपोषी का मतलब होता है कि जो अपना भोजन परपोषी का मतलब होता है जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, और स्वपोषी का मतलब होता है जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। परपोषी मतलब जो दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर होते हैं। अब स्वपोषी भी 2 तरह के होते हैं। ऐसे स्वपोषी जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और दूसरा है रसायन संश्लेषी। तो जो प्रकाश संश्लेषी होता है, जो जीव प्रकाश संश्लेषी होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, वो पौधे जमीन से जल लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और सूर्य से ऊर्जा लेते हैं, और इस क्रम में वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। और रसायन संश्लेषी का मतलब होता है कि रासायनिक जब कोई ऑर्गेनिक बॉन्ड टूटता है तो उसमें जो ऊर्जा निकलती है, उसके द्वारा जो जीव होते हैं अपना पालन पोषण जो करते हैं, वो रसायन संश्लेषी होते हैं। यानी कि अपने शरीर से ये कुछ एंजाइम्स निकालते हैं उस कार्बनिक पदार्थ पर, और वो क्या नाम है, उस पदार्थ को ये जटिल से सरल में तोड़ते हैं और उससे ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब अगर हम आकार की बात करें कि आकार के आधार पर इन्हें 4 समूह में बांटा गया है। किसे? बैक्टीरिया को। तो एक होता है गोलाकार कोकस, और दूसरा होता है छानाकार जैसे वैसिलस, और तीसरा होता है कामाकार। यहाँ पे तीसरा गलती से यहाँ पे लिख दिया गया है, ये होगा कामाकार। उसके एग्जाम्पल क्या है? विब्रियम। तथा तीसरा होगा सर्पिलाकार, जिसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम। यानी कि एक होगा आपका छानाकार। तो गोलाकार, छानाकार, कामाकार और सर्पिलाकार, ये आपके 4 समूह में इन्हें बांटा गया है। अगर हम बात करें इनके प्रकार की, तो बैक्टीरिया भी 2 प्रकार के होते हैं। एक आद्य बैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। आद्य बैक्टीरिया का मतलब बहुत ही पुराने बैक्टीरिया, यानी कि आद्य जीव, प्राचीन, मतलब जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और निर्माण के क्रम में जब जीवों का निर्माण हुआ, उस क्रम में तब से ये विद्यमान है। और आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो हैं, इनके बीच जो क्या नाम है, कोशिका भित्ति की जो रचना होती है, उसी के आधार पर ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कि जो आद्य बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है, तो ये कोशिका भित्ति, जो कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि जो पादप जगत होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। और प्राणियों के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यानी कि जो बैक्टीरिया है उनमें जो कोशिका भित्ति है, उनकी संरचना एक दूसरे से भिन्न है। यानी कि आद्य बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति अलग तरह से है और यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति अलग तरह से है। तो उसी के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो अगर हम पहले आद्य बैक्टीरिया की बात करें, यानी कि आर्की बैक्टीरिया, ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये अत्यंत कठिन वास स्थानों पर रहते हैं। यानी कि अत्यंत कठिन, जहाँ पे कोई और एक नॉर्मल साधारण बैक्टीरिया नहीं रह सकता, वहाँ पे ये आद्य बैक्टीरिया रहते हैं। और इनके स्थान कहाँ कहाँ पे हैं?
पहला अत्यंत लवणीय क्षेत्र में, जहाँ पे अत्यंत लवणीय क्षेत्र होगा, एरिया होगा, उस एरिया में ये लोग रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हैलोफी। और दूसरा है गर्म झरने। गर्म झरने तो मतलब जो गर्म झरना होता है वहाँ पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिससे क्या कहते हैं? थर्मो एसिडोफिलस। और तीसरा है कच्छ क्षेत्र। कच्छ क्षेत्र में जो है जो पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैथेनोजेन। तो यहाँ पे अगर हम मैथेनोजेन का अध्ययन करें तो मिथेनोजेंस जिसे भी कहते हैं, मिथेनोजेंस भी कहते हैं, या अवायवीय होते हैं। अवायवीय का मतलब होता है कि ये बिना श्वसन, बिना सांस लिए भी जीवित रह सकते हैं। ये अवायवीय समूह में रहते हैं। और दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। रूमेन का मतलब होता है कि जो गोबर होता है उसमें ये लोग पाए जाते हैं। दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रूमेन, यानी चाहे वो पशु, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, यानी कि ऐसे पशुओं क्या कहते हैं? रूमीनेंट पशुओं के आंत में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? आंत में पाए जाते हैं। और जो गोबर होता है मतलब रूमेन होता है उसमें भी पाए जाते हैं। उपयोग अगर देखा जाए तो ये मीथेन के उत्पादन में इनका उपयोग किया जाता है। किसका? मिथेनोजेंस का। अब हम बात करें यू बैक्टीरिया का। अभी हमने मतलब बैक्टीरिया का जो डिवीजन किया, पहला था आर्द्र बैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। इनकी कोशिका की संरचना जो है, कोशिका भित्ति की संरचना अलग होती है, इसी वजह से इन्हें आर्द्र बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा गया है। तो अगर हम बात करें यू बैक्टीरिया की, तो वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाव द्वारा की जाती है। कसाव मतलब चल बैक्टीरिया। अब जो इसके एग्जाम्पल हैं वो है पहला साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। और नॉन स्टॉक। और तीसरा है एनाबीना। और चौथा है माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में अगर अध्ययन करें, माइकोप्लाज्मा तो कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं होता, यानी कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और सबसे छोटी जीवित कोशिका, और ये माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ऑक्सीजन के बिना भी ये जीवित रह सकती है। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, अर्थात स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटा जीव है। कौन? माइकोप्लाज्मा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, यानी कि जीव जगत का वर्गीकरण के अंतर्गत मोनेरा जगत का हम लोगों ने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग प्रोटिस्टा जगत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों अगर हम कोशिका का फिगर देखें तो ये है आपका कोशिका का मतलब वो बैक्टीरिया की संरचना। इसमें आप देखेंगे सीलिया है, तेल बिंदु है, राइबोसोम्स होते हैं जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है, नाभिक होता है, और वॉल्यूटिन कण, रिक्तिका, कोशिका भित्ति, और एक होता है श्लेष्मक परत। तो ये है बैक्टीरिया की संरचना। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें, जो हमने बताया कि इन्हें 4 समूहों में बांटा गया, एक गोलाकार, एक दंडाणु, और एक कोमाकार, और एक सर्पिलाकार। तो ये है आपके एग्जाम्पल, इन्हें 4 समूह में बांटा गया है। अगर गोलाणु की बात करें तो स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस इसके क्या है? एग्जाम्पल है। और दंडाणु के अगर हम बात करें जो इनके एग्जाम्पल हैं, इनके एग्जाम्पल हैं बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस और एक है बैसिलस टिटैनी। अगर सर्पिला जो होते हैं इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये है स्पाइरोकीट और स्पाइरिलम। कोमाकवी जो होते हैं ये होते हैं विब्रियो कॉलेरी, इसके एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।